नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं सचिन। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। आज बात सबसे पहले करते हैं आरएसएस की दशहरा रैली से आए 2024 के भागवत मंत्र की, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी होता है। समाज में कलह फैलाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश सांस्कृतिक मार्क्सवादी कर रहे हैं। तो क्या संघ प्रमुख का ये सीधा निशाना या हल्ला बोल उन पार्टियों, उन ताकतों की तरफ था जो धर्म के नाम पर सामाजिक सौहार्द को बांटने की राजनीति करते हैं, या फिर देश विरोधी, सनातन विरोधी बयान देते हैं? क्या भागवत का ये चुनाव में शांति मंत्र है? क्या इसे सभी पार्टियां कबूल करेंगी, या फिर संघ को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले राहुल गांधी जो संघ को फांसीवादी कहते आए हैं, या फिर ओवैसी जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा खतरा संघ से है, इसको लेकर के अपनी सियासी रोटियां सेकनी जारी रखेंगे? तो आज सबसे पहले चर्चा 2024 के भागवत मंत्र की। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए। वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं। अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे, स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। तो क्या संघ का ये कट्टरता पर अब तक का सबसे बड़ा हल्ला बोल था? आलोक मेहता हमारे साथ है, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ है हिमांशु भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ रास बिहारी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी भी जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। दशहरा रैली जिस वक्त होती है, शस्त्र पूजन होता है, हमेशा हमने देखा है कि वहाँ से, उस मंच से कुछ ऐसी एक बात सामने आती है जो समाज में कहीं ना कहीं एक ओपिनियन जनरेट करती है। हमेशा से, हर साल हम देखते हैं, और इस बार भी सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत ने
जब वो ये कहते हैं कि 2024 में लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो सीधा लोगों से जब संवाद कर रहे हैं कि भड़काऊ और उकसावे वाली राजनीति जो करते हैं उनसे आपको बचकर रहना है, तो ये इशारा और ये संदेश किधर था? सबसे पहले सचिन जी, आपको विजयादशमी की शुभकामना और हमारे सारे दर्शकों को, देशवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपने शुरू में भी कहा वैसे, लेकिन ये सही है कि हम इस अवसर पर हम भी इसीलिए आपके इस कार्यक्रम में कहाँ हम भड़काने वाली कोई बात कहते हैं, और इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चुनाव में इस समय जिस तरह की उत्तेजना दिखाई दे रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए सचिन जी, मैंने वर्षों से गुरु गोलवलकर जी, तब मैंने पत्रकारिता 71 में आया, 73 तक तो गुरु जी भी थे, तो एक दो बार उनसे भी मिलने का अवसर हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं, लेकिन जैसा होता था तब तो बड़ी कोई औपचारिकता ज्यादा होती नहीं थी। तब से लेकर मोहन भागवत जी तक से भेंट करने के अवसर मुझे मिले हैं। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि शुरू से संघ का ये कहना रहा है कि वो गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसलिए राजनीति में सामान्यतः उनकी टिप्पणियां बहुत ही कम होती हैं। हाल के वर्षों में चूंकि सत्ता में संघ से निकले हुए लोग भी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, नितिन गडकरी जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, और अनगिनत कितने ही लोग हर पार्टी में देश भर में हैं, पार्टी में विधानसभाओं में है, मुख्यमंत्री हैं, तो इस दृष्टि से वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में गए, और अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा, राम मंदिर का भी। तो इसलिए धीरे धीरे, और जब समाज में जाति का एक मुद्दा है जिसको लेकर के इस समय फिर से उठा है, इसलिए मैं कहूंगा कि पहले से एक सांस्कृतिक संस्था के नाते भी उन्होंने एक सौहार्द की बात कही, और भड़काने वाले में देखिए ऐसा नहीं है, मतलब मैं नाम लेकर भी कह सकता हूँ, प्रवीण तुगड़िया जी थे विश्व हिंदू परिषद के, अब वो उनको किनारे कर दिया गया है पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी आए। तो कोई भी भड़काने वाली बात करे, वो उन्होंने नहीं नाम लिया कि केवल अपोजिशन पार्टी करती है, राहुल गांधी करते हैं। उन्होंने इसीलिए इस बात का संदेश अपने स्वयंसेवकों के लिए भी दिया कि भड़काने से, आप जानते हैं कई बार हम लोग इसी पर बहस करते हैं, किसने क्या बयान दे दिया, उसके बाद क्या उत्तेजना हो गई, कहीं कहीं उससे ज्यादा दूसरा पक्ष ज्यादा बोला तो उसका भी एक और हिंसा पैदा हो जाती है। तो इस दृष्टि से सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने इस अवसर पर यह बहुत अच्छा किया, जो आमतौर पर मैंने हर साल में उनके भाषण, आज भी मैंने सुबह बल्कि पहले लगाया, बड़ी देर से शुरू हुआ, चूंकि शंकर महादेवन का भी संगीत और उनका भाषण भी था। लेकिन ये सही है कि मैं सुनता रहा हूँ, कहूंगा कि जी, तो सामान्य लीग से हट करके थोड़ा उन्होंने सामाजिक, क्योंकि कर्तव्य उनका भी है, संघ के 50,000 शाखाएं हैं और लाखों, चूंकि उनका कोई रजिस्टर तो होता नहीं है, जो समर्थक है वो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सेना में होगा, कोई कारपोरेट में होगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने इस ढंग से एक मैसेज दिया, जो मुझे लगता है हर पार्टी के लिए भी उपयोगी है, कि आप समाज में भड़काऊ ना हो, वोट देने का अधिकार है। उन्होंने स्वयंसेवकों को ये जरूर कह दिया, अपने स्वयंसेवक जो भी उनको मानते हैं, या स्वयंसेवक न भी है जो हिंदुत्व के विचारधारा के समर्थक भी हैं, कि आप वोट डालना अधिकार है। चूंकि कई लोग इससे नाराज होते हैं, मान लीजिए शिवराज से कोई नाराज है, रमन सिंह से नाराज था, या मोदी जी से खुश है या नाराज है, तो उनको ये लगे कि वोट का अधिकार का उपयोग करें, चूंकि वो वोट नहीं डालेंगे, वो किसी को नहीं डालेंगे, तो उससे और एक निराशा लोकतंत्र पैदा हो जाए। तो दो बातें प्रमुख है, जाति को लेकर के भी जो नाम नहीं लिया, लेकिन सरसंघचालक, मुझे दो इंटरव्यू, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और सुदर्शन जी, उनके इंटरव्यू के समय से बराबर ये कहा जाता है कि हम सबको हिंदू मानते हैं। 3% लोग जो भारत में बाहर से आए, उनको आप कह सकते हैं, वो भी अब तो नई पीढ़ी आ गई उनमें बहुत सारी, अन्यथा हम सबको उसमें, मतलब इसीलिए अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं, मुस्लिम हो, उनको भी वो भारतीय मानते हैं। और जाति के आधार पर बांटने की जो ताकत है, जो कोशिशें हैं, उसके खिलाफ संघ शुरू से रहा है। भाजपा जरूर जाति के हिसाब से भी वोट, चूंकि जहां लोग प्रभाव होता होगा, आज भी आप हम चर्चा करते हैं वहां जाति कौन है, ओबीसी कौन है, लेकिन संघ की जो लाइन है वो ये है कि ये बांटने वाली ताकतें जो मुगलों के समय में भी थी, उसके बाद अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा बढ़ाया, और अब भी कुछ पार्टियां जो जाति का काम करती हैं, उससे बचना चाहिए और उत्तेजना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो शांति मंत्र है हिमांशु जी, क्या ये पार्टियों को पसंद आएगा जो आरएसएस को राजनीतिक संगठन कहती हैं, धार्मिक संगठन कहती हैं, और कहती नहीं है कि किसी भी तरीके का ये सामाजिक संगठन है? भले राहुल गांधी हो, वो तो लंदन जा करके इसे फांसीवादी बताए थे कि देश को सबसे बड़ा खतरा इसी आरएसएस से है।
या फिर वो ओवैसी हों जो कहते हैं कि देखिए देश में नफरत फैला रहा है वो आरएसएस है, तो उनको आज का ये सरसंघ प्रमुख का क्या शांति मंत्र कि 2024 में जो भड़काएंगे, जो उकसाएंगे, उनके पीछे आप ना जाएं, समझ में आएगा? नहीं, ये शांति मंत्र देने की जरूरत क्यों आ पड़ी यार इस साल? उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि चुनाव है, लोकसभा के चुनाव भी आएंगे, तो आप भड़काऊ बातों से अलग रहे, जातिवाद से अलग रहे। लोग जो भड़काने का काम करते हैं, ये दशहरा की रैली में ज्यादा करके यही होता है। और इस बारी तो उन्होंने अपने संघ के लोगों को बताया है, संघ तो एक सांस्कृतिक मंच है जहां पर जैसे अभी बताया लोक जी ने 50,000 प्लस शाखाएं हैं देश भर में और कई करोड़ लोग भारतीय मूल के इसके सभ्य हैं। उन लोगों को एक सीख देना कि भाई आपको वोट करना जरूरी है, उन्होंने वो भी नहीं कहा। उन्होंने वो भी कहा कि आप तोड़ो, आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दो। देखिए, बड़ा सीधा स्पष्ट भाषा में संदेश दिया गया है, एक आम आदमी के समझने के लिए संदेश दिया गया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मणिपुर का। मणिपुर में हिंसा अभी कम हो रही है। देखो, सटली उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये दोनों आदिवासी भाई एक साथ में रहते थे, अभी ही क्यों हुआ ये सब? इसके पीछे किसका हाथ है? विदेशी ताकतों को भी लाभ हो सकता है जो उन्होंने कहा वो। तो मोहन भागवत जी की बात आज जो की गई ना, मुझे क्या याद आ गई पता है? हर साल दशहरा के दिन जब बाला साहब जिंदा थे ना, बाला साहब ठाकरे, शिवाजी पार्क में उनकी रैली हुआ करती थी और वो ना बहुत फियरसम रैली हुआ करती थी। वो मराठी में तो सीधा बोल देते थे मुंह पे। यहाँ तो बहुत सटली सीधी स्पष्ट भाषा में संदेश दिया गया है कि आपको वोट देना है। लेकिन ये बहुत क्योंकि और मुझे और क्या कहते हैं, अचंभा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत एक कंसर्न मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त इस मणिपुर के ऊपर लिया कि देखिए मणिपुर में जो हिंसा है, मणिपुर में हम सैकड़ों सालों वो कह रहे हैं कि दशकों से जो है इकट्ठे ये जातियाँ रहती आई है, आपस में सौहार्द है, सब कुछ था। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही और फिर कैसे जो है एक मजबूत सरकार के होते भी हिंसा होती रही। कोई तो विदेशी ताकत है जो जिससे जो ये फायदा हो सकता है और होती रही हिंसा। इसका मतलब ये हो नहीं रही थी, इसे करवाया जा रहा था, करवाया गया है। और भारत के अंदर की ताकतों के साथ में विदेशी कोई ताकत जुड़ी हुई है। सीधे शब्द न कहते हुए बहुत से ताने बाने उन्होंने स्पष्ट भाषा में लोगों के सामने रख दिए। तो ये इशारा किस तरफ था? तो ये जो इशारे हैं मोहन भागवत जी के, वो जब बाहर की ताकतें हैं। मणिपुर कहाँ पर है? मणिपुर से कौन सी सीमाएं लगती है? मणिपुर में किसको इंटरेस्ट हो सकता है भारत के हित में जो ना हो, भारत के सामने पड़े हुए राष्ट्र को? देखिए, वहां पर एक चिकन नेक है हमारे पास, 20 किलोमीटर का फनल शेप्ड ओपनिंग। इसको अगर काट दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है साहब। तो ये वारदातें जो हो रही है, ये जियोपॉलिटिक्स की चर्चा नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूंगा वो ज्यादा, मगर मेरा कहना ये है कि उन्होंने जो मैसेज दिया हुआ है ना, देखो, नाम न लेते हुए बहुत से लोगों को बहुत कुछ कह दिया है। बिल्कुल। एक बाजू अपने घर वालों को भी बताया है। बिल्कुल बताया। आपको राम लल्ला की पूजा करनी है, राम मंदिरों में जाके अपने घर में उत्सव मनाना है, मगर आपको राम के नाम पे किसी को भड़काना नहीं है। वो भी कह दिया होगा, सीधी सी बात करें। मगर सामने बहुत बड़ा खतरा था जो वो भी कह दिया, क्योंकि ये जातिवादी कार्ड जो अभी चल रहा है और ये 2024 तक चलेगा। बिल्कुल चलेगा। और देख लीजिएगा आप, सबसे टॉप पर होगा। कोशिश करेंगे लोग। वो सबसे सनातन के सामने पड़ के अपनी रोटी सेकने के लिए, तमिलनाडु में अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस हिसाब से वहां पर भाजपा अपना पांव फैला रही है, उसके सामने डीएमके में से ये सनातन के सामने बयान पे बयान होते जाए, लोगों को भड़काने की कोशिश होती जाए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अभी कल की मैच में आप देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सामने भारतीय राष्ट्र ध्वज को अलाउ नहीं किया गया वहां पर। क्यों भाई? हम भारत में हैं, कहां पर है? तो ये छोटी छोटी जो होती है ना, छोटी छोटी बातें, उसका जो संदेश बहुत स्पष्ट रूप से जब एक नेता के तौर पर, सर संचालक के तौर पर वो देते हैं, तो ये
पूरे भारतवर्ष के संघ के स्वयंसेवकों के लिए जाहिर बहुत सी बात है, क्लियर सिर्फ एक पार्टी को नहीं देते हैं, ये सिर्फ फेलो जो है पार्टी कोई को नहीं बीजेपी देते। हाँ देखो कोई इन्होंने बीजेपी भाजपा जुड़ी की बात उसको नहीं नहीं की, देते कांग्रेस की बात नहीं हैं, की, भाई वो अपने ये कार्यकर्ताओं एक को भी बात। दे रहे हैं, तमाम लोगों को भी दे रहे हैं। रास बिहारी जी, लेकिन फिर भी जाति भी आएगी, जाति में बटा हुआ समाज भी आएगा, उसी जाति को आधार भी बनाया जाएगा और फिर जो है उसको लेकर के जो है हिंदू बांटने की कोशिश, तमाम चीज़ें भी आएंगी, फिर कुछ भड़काऊ बयान भी आएंगे, सनातन विरोध भी आएगा, सनातन HIV कोड भी आएगा, तमाम चीज़ें तो फिर भी आएंगी। तो फिर मैं आज इस सौहार्द से या आज इस संदेश से मैं क्या क्रक्स निकालूं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत जी ने जो बात कही और संघ जो पहले से कहता रहा है, देश की स्वतंत्रता से पहले भी संघ की कोशिश थी हिंदुओं को संगठित करना, और देश की स्वतंत्रता के बाद में खास तौर पे कांग्रेस के नेताओं ने जो तुष्टीकरण फैलाया उसको लेके, लेकिन कभी भी संघ के नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ कभी ऐसी कोई बयान नहीं दिया, ना का ऐसा कोई संदेश दिया कि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दो। यह जरूर है कि जो संघ के खिलाफ लोग थे या जनसंघ के खिलाफ लोग थे, उन्होंने संघ और जनसंघ के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि मुस्लिम विरोधी बताया कि अगर आप हिंदुओं के हित की बात करते हैं, हिंदुओं को संगठित करने की बात करते हैं, हिंदुओं को जाति विहीन समाज बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं के कल्याण की बात करते हैं, वनवासियों के कल्याण की, जो भी हिंदू समाज का अंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, तो उसको दूसरे दलों ने खास चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, सबने एक तरह से कि हिंदू को संगठित करने का अर्थ है मुस्लिमों का विरोध करना, जबकि संघ ने कभी भी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया। और मुस्लिमों को जोड़ने की बात आज नहीं की जा रही है, मुस्लिमों को जोड़ने की बात तो बहुत पहले की गई थी। खास तौर पे जो संघ के अखिल भारतीय सदस्य इंद्रेश कुमार, जब वो जम्मू कश्मीर में प्रचार किया तो उन्होंने मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की। मुसलमानों के घर जाते थे, उनको देश से जोड़ने की बात करते थे। और अभी खुद आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले भागवत गए थे, जब वो मिलने के लिए कहाँ चले गए थे? यहीं यहाँ मदरसे में चले गए थे, वो जो बड़े मुस्लिम उलेमा है, बड़े जो लीडर हैं। पहले भी मिलते रहे हैं, पहली बार नहीं मिले, लगातार मिलते रहे हैं, पत्रकारों से भी मिले हैं। उस वक्त उनकी नमाज चल रही थी, उस वक्त उनकी नमाज चल रही थी, उन्होंने इंतजार किया और जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बात की। ये तस्वीरें भी आई थी, हमने देखा था। देखिए, संघ का केवल एक उद्देश्य है, भारत को मजबूत करना। तो संघ में हमेशा संघ की जो चिंता जताई है कि ये जो चुनाव आए हैं, चुनाव के बाद में जिस तरह से जातिवाद को उभारने की कोशिश की गई है, जातिगत जनगणना की बात सब लोग दावे कर रहे हैं, सब लोग वादे कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो कांग्रेस जातिगत जनगणना करके क्या होगा। अगर आप देखेंगे कि जाति के सहारे लोगों ने अपने परिवारों को स्थापित किया, पार्टी को स्थापित नहीं किया, पिछड़ों को स्थापित नहीं किया। पिछड़ों के नाम पे कुछ चंद परिवार देश में स्थापित हो गए, जो आज भी चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग बढ़े, उनके चाहने वाले बढ़े, उनके जो खास लोग हैं वही बढ़े। उसमें जो आम पिछड़े वर्ग है उनकी कहां कोई चिंता कर रहा है। तो लेकिन संघ का मानना है कि सभी जातियों का उत्थान हो, सभी वर्गों का उत्थान हो, सभी को सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ये काम कर रहा है। अब अभी कुछ आदिवासी को बनवासी क्यों कहा जाता है? जो वन में रहते हैं बनवासी कहा गया। तो इस तरह के जो चीजें उछालकर जो संघ विरोधी लोग हैं, क्योंकि सब आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता भी मुस्लिमों को जोड़ने की बात करते हैं। किसी ने अपनी रैली में मायावती की तरह ये नहीं कहा कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर या बनिया तो उठ के चला जाए। कभी किसी बीजेपी नेता ने या किसी संघ के नेता ने अपने कार्यक्रम में ये नहीं कहा अगर यहाँ कोई मुसलमान ने उठ के चला जाए। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो अभी भी संघ में काम करते हैं, संघ की शाखाओं में आते हैं, विद्यार्थी परिषद में है, भारतीय जनता, बहुत सारे ऐसे जो संघ के तमाम अनुषांगिक संगठन वहां भी काम करते हैं। और कभी उनको लेके इस तरह की कभी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि भाई मुस्लिमों का विरोध किया जा रहा है। ये तो केवल एक वोट की राजनीति के तहत है। कुछ दल जो चाहते हैं कि देश में तुष्टीकरण करके एक वर्ग का फायदा उनको नहीं, लेकिन फिर भी रास बिहारी जी, फिर भी मैं ये सवाल चलिए राजलक्ष्मी जी से लेता हूं, और आप में से कोई भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन फिर भी राजलक्ष्मी, तो क्या
आपने कहा कि ठीक है, तो इसका फिर क्या फ़ायदा लिया जाता है? क्योंकि इसी चीज़ को जो है जब बताया जाता है कि नहीं ये देखिए संघ जो है वो फासीवादी है, संघ जो है एंटी नेशनल है, संघ जो है वो बांटने का काम करता है, संघ जो है वो हिंदू मुस्लिम करता है, लड़ाता है। भाई इसी संघ के नाम पर तो राजनीति होती है ना, तब वहाँ तक ये सिग्नल क्यों नहीं जाता? क्या फिर उससे वोट मिलता है? क्योंकि आज सीधे साफ थे सरसंघ प्रमुख कि भैया ऐसा है कि ना भड़काऊ होनी चाहिए, जो वोट मांगने की कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद होगी तो क्या फिर भी इससे वोट मिलता है? राजलक्ष्मी जी नमस्कार। और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो जितने भी संदेश दिए हैं सरसंघ चालक जी ने, तो आप देखें कि उन्होंने बहुत ही सटीक संदेश दिए हैं। अभी उन्होंने पार्टीशन की भी बात की, उन्होंने कहा कि उसमें तो घाव है ही है, और आज तक भी बहुतों को उसका घाव होगा और कुछ घाव नए भी होंगे। तो उसको उन सबको उन घावों को उनके होते हुए भी फिर भी हम सबको एकत्रित होके आगे बढ़ना है। तो जैसे आपने पहले भी कहा था कि वो तो जैसे पूरे अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो जो कह रहे थे कि मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको जोड़े हुए हैं। हमारी जो कल्चर है, ये सब जो है वो हम सबको एक जैसा बनाती है, बावजूद इसके कि हमारे धार्मिक कुछ मतलब हमें भेद होंगे, फिर भी हम सब एक हैं। तो वो कहते हैं कि आप सोचिए कि उन्होंने वोकिज्म की भी बात की, उन्होंने कितनी सटीक तरीके से ये इस विषय को, जैसे हम लोग जो टूल किट बोलते हैं, वो उन्होंने कितने सरल तरीके से उसको समझा दिया कि ये जो लोग हैं वो किस तरीके से अभी उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अगर कोई एक बाण हो तो एक व्यक्ति को वो हानि पहुंचा सकता है, एक व्यक्ति को मार सकता है, एक गोली एक व्यक्ति को मार सकता है। लेकिन ये जो विचारधारा है या जो जिस तरीके से इन्होंने एकेडमिया और कुछ ऐसे ही संस्थाओं को उन्होंने जो अपने वश में कर लिया है, उसके तहत वो किस तरीके से कोई किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से उसको समझा दिया। तो इसी से हम सबको बचना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी आने वाले दिनों में जब जैसे जैसे इलेक्शंस और भी नजदीक आएंगे, तो और भी ऐसे भड़काऊ कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ जैसे उन्होंने मणिपुर की भी एक उदाहरण दिया कि शायद हो सकता है कि किसी ने इसको जानबूझकर मतलब अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए उन्होंने ये सब करवाया हो। तो उन्होंने ये सब जो है बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने ये समझा दिया है लेकिन कि फिर भी संघ का ये चेहरा, आलोक जी, बच के ठीक है चलना है। आलोक जी, इस सेगमेंट में फिर हम एक और दूसरे सब्जेक्ट को टच करेंगे। मेरे पास जो है 1 से 1.5 मिनट है। मैं चाहूँगा इस पर आप समराइज करें। तो संघ का ये चेहरा होते हुए भी जो हमने चेहरा देखा, हमने सुना, तो अभी चुनाव में जो है उस चेहरे को फांसीवादी बता करके आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी लेके आएंगे और बाकी पार्टियां लेके आएंगी, कांग्रेस लेके आएगी कि ये मुस्लिम विरोधी हैं और आरएसएस में कैसे क्या काम होता है, ओवैसी लेकर के आएंगे। तो अब भी क्या संघ को मुस्लिम विरोधी दिखाने से वोट मिलता है और मुसलमान खुश होता है? देखिए सचिन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आमतौर पर यही भड़काने की कोशिश ओवैसी खास करके कई इलाकों में किया। पिछले बिहार के चुनाव में भी हमने देखा। और भी कुछ दल हैं जो इस तरह की बातें ऐसा कहते हैं जिससे कि फांसीवादी हैं। एक संघ का नाम लेकर सत्ता के तरफ भी उनको निशाना रहता है, क्योंकि संघ के लोग, जैसा मैंने पहले कहा, वो आगे आ जाते हैं। लेकिन एक पूरे राष्ट्रीय भावना के साथ साथ उन्होंने केवल इसी मुद्दे को नहीं कहा। मैं 2 बातें और यहाँ जोड़ना चाहूंगा, 1 मिनट चूंकि अपने पास है। नॉर्थ ईस्ट में इंदिरा गांधी, मैंने उस समय भी लेख लिखे हैं, आज भी कहीं उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने बाकायदा ये तब भी लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए इंदिरा गांधी ने संघ के लोगों को बुला के, उस समय के संघ के प्रमुख से भी बुला करके बात किया, और ताकि वहां जो विदेशी ताकतें हैं, वो चाहे मिशनरी की आड़ में आती है, किसी और तरह से आती है, कभी खाड़ी के देशों से दूसरे इलाकों में आती है, उस दृष्टि से आज जो नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का प्रभाव है, उसका श्रेय संघ ने जो लगातार पिछले 30-40 साल में काम किया इंदिरा गांधी के काल से,
उसका लाभ मिला और इसीलिए उन्होंने मणिपुर की तरफ भी ध्यान दिलाया कि कुछ पार्टियां विदेशी जैसे इशारे पर, कभी उनके हित से, कभी फंडिंग से या कोई एनजीओ के नाम पर जो करती हैं, एक तो वो बड़ा प्रमुख है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसे राजनीतिक न कह करके यही कहा जाना चाहिए कि भारत की एकता, अखंडता और G20 एक लाइन और जरूरी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत उन्होंने शुरुआत इसी से की है। ये पहली बार ऐसा है जब संघ के सरसंघचालक अंतर्राष्ट्रीय मामलों से शुरू करके भारत की संस्कृति पर आए। उन्होंने पहले भारत अब कहाँ पहुंच गया है, भारत की आर्थिक शक्ति और भारत की दुनिया में जो लोहा और भारत की संस्कृति, भारत में जो G20 में देशों के राष्ट्र प्रमुख आए, उन्होंने पहली बार भारत की संस्कृति का बिल्कुल अंदर से एहसास किया, क्योंकि देश भर में उसके कार्यक्रम G20 के हुए हैं। ये गौरव की बात को उन्होंने रेखांकित किया है। तो जब भारत एक महाशक्ति बन रहा है तो दुनिया की ताकत, अच्छा दुनिया भर में हो रहा है। आज राम उत्सव या रामलीला के लिए तो सर अमेरिका में, लंदन इसी में, महाशक्ति अफ्रीका को तो में सब हार्वर्ड जगह में है। बैठ के कह दिया जाता है कि खतरे में है, आप बचा लीजिए हमारा लोकतंत्र। जुम्मा जुम्मा कितने दिन की बात है, महीने 2 महीने पहले की भर की बात होगी सर। ये मुझे ऐसा लगता है कि संघ के संचालक ने बड़ा एक ऐसा संदेश दिया है जो पूरे भारतीय समाज के लिए, स्वयंसेवकों के लिए तो है ही, यदि उसको गंभीरता से ले जाता। वरना तो मैं अभी देख रहा था किसी चैनल पर शिवसेना भी कहीं ना कहीं कुछ और बात कहने लगेगी, नारी कहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अरे न्यूयॉर्क और लंदन में सुरक्षित है, वहां क्यों घटनाएं, रोज हत्याएं हो रही है, भारतीयों की भी हत्या अभी कल परसों अमेरिका में भी हुई। तो ऐसी हत्या या दुर्घटनाएं या अत्याचार दुनिया के कई देशों में भी होते हैं, या यूक्रेन में आप कहें या चीन में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विषय है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के मामले भड़काने की कोशिश विदेशी इशारों पर, जब चाहे वो कोई भी पार्टी करे, नेता करे, राहुल गांधी भ्रमित भी हो जाते हैं। हार्वर्ड का नाम से भारत में आज भी कुछ गुलामी मानसिकता है कि अरे आप अच्छा वहां से आए हैं, वहां से संदेश जा रहा है, अरे भारत में भारतीयों के बीच में जाके संदेश दीजिए। तो वो एक दुर्भाग्य है जिसका रेखांकित किया गया है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं सर। जिस तरीके से आज सरसंघचालक का जो भाषण था वो अपने आप में अतुलनीय था, और जो काम करता है समाज को दिशा दिखाने का और समाज में एक ओपिनियन क्रिएट करने का, वो अपने आप में, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अभिभावक के तौर पर दिया गया एक मैच्योर जो है एक भाषण था। अब आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं आपका वक्त जो है हाफ एन आवर ही ले रहा हूँ। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रास बिहारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।